हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है फासीवाद या फासिज्म। इससे रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यूज आज की वीडियो में देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फासीवाद का जन्म किस देश में हुआ? देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है फासीवाद वो स्टार्ट होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फासीवाद का जन्म या फासीवाद का उदय किस कंट्री से हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इटली। ठीक है, आपको याद रखना है किससे हुआ है, इटली से हुआ है। देखिए, फासीवाद जहाँ भी आपको शब्द मिलेगा तो एक नाम आपको हर जगह सुनने को मिलेगा, वो है मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि देखिए फासीवाद क्या था, मुसोलिनी द्वारा इटली में शुरू की गई तानाशाही राजनीति को फासीवाद के रूप में जाना जाता है। और इटली में फासीवाद के आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई है। ये भी आपको याद रखना है कि जो फासीवाद का आंदोलन है उसकी शुरुआत इटली में कब से हुई है, तो 1919 से हुई है। ठीक है, देखिए ये जो 1919 का समय था, ये कौन सा था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का समय। सभी को पता है कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, बिल्कुल उसके बाद का जो समय था उसकी बात हो रही है। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जो इटली है उसने मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग लिया था, लेकिन इटली ने इसमें पार्टिसिपेट तो कर लिया था, लेकिन ये युद्ध से इटली को कोई खास फायदा नहीं हुआ, उल्टा बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अब क्योंकि इतना नुकसान हो गया था तो इस कारण देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, सरकार भी एकदम कमज़ोर पड़ी थी, कोई ठोस कदम उठाने को तैयार ही नहीं था। तो ऐसे टाइम पे मुसोलिनी ने फासीवाद की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है आप लोगों को कि फासीवाद का जन्म किस कंट्री से हुआ है, तो इटली से हुआ है। नेक्स्ट, फासिज्म का उदय का जन्मदाता किसको माना जाता है, मतलब फासीवाद के उदय का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में, सही आंसर हो जाएगा सी, मुसोलिनी को फासीवाद के उदय का जन्मदाता माना जाता है। देखिए, अब ये मुसोलिनी कौन थे, तो इनका जन्म कब हुआ है, 1883 में रोमानिया में मुसोलिनी का जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुसोलिनी का पूरा नाम क्या था, सही आंसर हो जाएगा वेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, वेनिटो मुसोलिनी, आपको इनका नाम याद रखना है। देखिए, जब भी हम बात होती है किसी तानाशाह की, अगर तानाशाह की हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले कौन याद आता है, सबसे पहले हमें याद आता है हिटलर। तो हिटलर की तरह ही एक क्रूर तानाशाह था जिसका नाम क्या था, मुसोलिनी। ठीक है, आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये भी एक क्रूर तानाशाह था और इसने इटली पर राज किया है 1922 से लेकर 1943, लगभग 20 वर्षों तक इसने इटली पर अपनी हुकूमत जमा के रखी थी। देखिए, अगर मुसोलिनी का बैकग्राउंड हम थोड़ा देखें तो इनके बारे में कहा जाता है कि पहले ये एक टीचर थे और टीचर के बाद ये दूसरी जगह शिफ्ट हुए और एक मजदूर बन गए। उसके बाद ये सेना में भर्ती हुए और सैनिक बन गए और फिर ये एक बने और लास्ट में ये एक निरंकुश तानाशाह बने। ऐसा कहा जाता है मुसोलिनी के बारे में। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी ने एक चीज़ बोली थी कि अगर मैं लड़ाई के मैदान को छोड़ दूं तो आप मुझे गोली मार देना। ये एक स्टेटमेंट है जो मुसोलिनी के द्वारा बोला गया है कि अगर मैं लड़ाई का मैदान छोड़ दूं तो मुझे गोली मार देना। तो ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था तब जर्मन सेना ने अपने हथियार डाल दिए थे। तो ये खबर किस तक पहुंच गई थी, मुसोलिनी तक पहुंच गई थी कि अब जर्मन सेना ने तो अपने हथियार डाल दिए हैं। इसीलिए मुसोलिनी ने क्या करा, सोचा कि यहाँ से स्विट्जरलैंड की तरफ उसने भागने की कोशिश की थी और वहीं पर क्या किया गया था, ये टोटल 18 लोगों के साथ भाग रहे थे तो इन 18 लोगों को वहाँ पर गोली मार दी गई थी। ठीक है, क्या किया गया था, लोरेटो चौक में इन 18 लोगों को गोली मार दी गई थी। और देखिए, मुसोलिनी जो था वो इतना निरंकुश था, मतलब उसने इतने ज़्यादा अत्याचार करे थे लोगों पे कि इसकी मृत्यु के बाद लोगों ने अपनी भड़ास निकाली है। तो जब ये 18 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें से एक मुसोलिनी थे, तो एक औरत आके जब ये मर चुके हैं तो उनकी लाश पर 5 गोलियां मारी थी एक औरत ने और उसने ये कहा था कि मैंने अपने 5 बच्चों की मौत का बदला लिया है इस मुसोलिनी से
जबकि वो तो मर चुका था, लेकिन उसके शव पर भी 5 गोलियां मारी थी। फिर एक औरत चाबुक लेकर आई थी और उसने चाबुक से लगातार बहुत ज़्यादा हमला किया था मुसोलिनी पर, मुसोलिनी के शव पर, क्योंकि वो तो तब तक मर चुके थे, लेकिन उसको चाबुक से मारा था और वो लहूलुहान हो गया था। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने तो उसके मरे हुए शव पर उसके मुंह में मरा हुआ चूहा रखने की कोशिश की थी। और वहाँ पे जनता इतनी ज़्यादा गुस्साई थी कि जितने वो लाशों के ढेर थे 18 लोगों के, उनके ऊपर चढ़ गई थी। और बाद में क्या किया, जो लोरेटो चौक था वहाँ पे इनकी लाशों को उल्टा टांग दिया गया था। तो इतना कुछ किया गया था क्योंकि लोग इस हद तक परेशान हो गए थे इसकी तानाशाही से। तो आपको याद रखना है फासिज्म के उदय का जन्मदाता कौन है, तो वो है मुसोलिनी। चलिए नेक्स्ट, फासिस्ट दल की नींव किसने डाली? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुसोलिनी के द्वारा ही फासिस्ट दल की नींव डाली गई थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब 1919 में मुसोलिनी ने एक सम्मेलन बुलाया था, और इस सम्मेलन में किसको बुलाया था? तो जितने अवकाश प्राप्त सैनिक थे, ठीक है, अवकाश प्राप्त सैनिक थे, या फिर ऐसे लोगों को इनवाइट किया था जो इटली की समस्या को हल करना चाहते थे, ऐसे लोगों को इस सम्मेलन में बुलाया गया था। फिर 1919 में एक नवीन फासिस्ट दल का निर्माण हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये दल कब बना है, तो ये 1919 में ही बना है। और इस दल ने अपने आप को अर्ध सैनिक की तरह गठित किया था। ठीक है, ये कैसा दल था? ये अर्ध सैनिक की तरह गठित किया गया था। और मुसोलिनी का कहना था कि फासिस्ट लोग, ये जो फासिस्ट दल है, तो ये जो फासिस्ट लोग हैं ये ना पार्टी है और ना ही कोई पार्टी बनना चाहते हैं। ये वास्तव में फासिस्ट पार्टी विरोधी आंदोलन है। ये कहते थे कि हमारा कोई दल नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम तो पार्टी विरोधी आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, फासिस्ट क्या था? पार्टी विरोधी आंदोलन है, ऐसा कहना था मुसोलिनी का। ठीक है, फिर इस दल का बहुत ज़्यादा खूब प्रचार प्रसार हुआ। इसमें जो शामिल लोग थे वो थे सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी, जमींदार, पूंजीपति, मध्यम वर्ग के, ये सभी लोग इस दल में सम्मिलित हुए थे। तो फासिस्ट दल की नींव किसने डाली? सही आंसर क्या हो जाएगा? मुसोलिनी। नेक्स्ट, मुसोलिनी के दल की स्थापना कहाँ की गई थी? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि ये दल की स्थापना कब हुई है? 1919 में हुई है, और ये हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिलान में। ठीक है, मिलान जो है वो इटली की एक सिटी है, इटली का एक नगर था मिलान, जहाँ पर इस दल की स्थापना, मतलब किस दल की बात हो रही है? फासिस्ट दल की स्थापना की गई थी 1919 में। किसके द्वारा? तो मुसोलिनी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ए, 22। देखिए, मुसोलिनी के द्वारा जो निगमों की स्थापना की गई थी उसकी संख्या कितनी थी? तो उसकी संख्या थी 22। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। फासीवाद का प्रमुख सिद्धांत है, सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, पूंजीवाद का समर्थन करना। देखिए, फासीवाद का अगर मुख्य सिद्धांत हम देखें तो क्या है? पूंजीवाद का समर्थन करना फासीवाद का प्रमुख सिद्धांत रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने फासीवाद दल का समर्थन किया? तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा डी, ये सभी। देखिए, अभी मैंने आपको बताया जो फासीवाद दल है जिसकी स्थापना 1919 में की गई है मुसोलिनी के द्वारा, ये जो दल बना था इसका समर्थन किस किसने किया? तो पूंजीपति ने भी किया है, मध्यम वर्ग ने भी किया है, जमींदार वर्ग ने भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, और ये दल का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था क्योंकि इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे। और ये क्या करते थे? ये जो दल के लोग हैं ये अस्त्र और शस्त्र रखते थे, साथ ही साथ ये काली कमीज पहनते थे। ठीक है, कौन सी कमीज पहनते थे इस दल के मेंबर्स? काली कमीज पहनते थे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और इसका प्रधान कौन था? तो मुसोलिनी इसका प्रधान था, जिसे ड्यूस भी कहा जाता था। ठीक है, मुसोलिनी जो था वो इस दल का प्रधान था, जिसे ड्यूस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, मुसोलिनी द्वारा गठित अनुयायी सेना का क्या नाम था?
तो यहाँ पे इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सी, ब्लैक शर्ट सेना। मैंने आपको अभी बताया कि जो अनुयायी सेना या फिर जो फांसीवाद दल स्थापित किया गया है, तो उसमें जो सैनिक थे, उसमें जितने भी लोग शामिल थे, चाहे वो सैनिक हो, मजदूर हो, विद्यार्थी, जमींदार, पूंजीपति, मध्यम वर्ग, जितने भी लोग थे वो क्या कैसे कपड़े पहनते थे, काली कमीज पहनते थे, यानी कि ब्लैक शर्ट पहनते थे। इसी के आधार पर इनको ब्लैक शर्ट सेना भी कहा जाता था। तो आपको याद रखना है कि मुसोलिनी द्वारा गठित अनुयायी सेना का एक और नाम क्या था, तो ब्लैक शर्ट सेना। नेक्स्ट, मुसोलिनी ने किस वर्ष इटली में शासन स्थापित किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, 1922। ठीक है, आंदोलन कब से स्टार्ट हो गया था? 1919 से फांसीवाद का आंदोलन स्टार्ट हो गया था, लेकिन अपनी सत्ता स्थापित कब की थी मुसोलिनी ने? तो सही आंसर हो जाएगा 1922। कब से कब तक? तो 1922 से 1943 तक, लगभग 20 सालों तक मुसोलिनी ने इटली पर हुकूमत की है। नेक्स्ट, मुसोलिनी के पहले इटली का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा सी, विक्टर इमैनुअल थर्ड। मुसोलिनी के पहले इटली का प्रधानमंत्री था। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, ड्यूस के नाम से किनको पुकारा जाता था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मुसोलिनी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो मुसोलिनी थे, जिन्होंने फांसीवाद की का जनक कहा जाता है, जिन्होंने स्थापना करी है फांसीवाद की, तो इन्हीं ने एक दल बनाया था, फांसीवाद या फासिस्ट दल जिसे हम कहते हैं। उसी दल के जो मेंबर थे वो अस्त्र शस्त्र रखते थे अपने पास, ब्लैक शर्ट या काली कमीज पहनते थे, और जो इनका प्रधान था वो कौन था? वो था मुसोलिनी। तो ये जो प्रधान है इन्हीं को क्या कहा जाता है? ड्यूस भी कहा जाता था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूस के नाम से किनको पुकारा जाता था, तो सही आंसर हो जाएगा मुसोलिनी। नेक्स्ट, फांसीवाद का प्रेरक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रवाद। ठीक है, फांसीवाद का प्रेरक है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। देखिए जो फांसीवाद था, अगर फांसीवाद मेनली हम देखें तो फांसीवाद को सही मायनों में डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन फांसीवाद किसका समर्थन करता था हम ये देख सकते हैं। तो फांसीवाद जो उदारवाद, लोकतंत्र, साम्यवाद, व्यक्तिवाद, इन सब का विरोध करता था। ठीक है, इनका समर्थन नहीं करता था, इनका क्या करता था? विरोध करता था। जबकि निरंकुशवाद, अगर यहाँ पे हम सही आंसर राष्ट्रवाद लगा रहे हैं तो ये सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं है, ये उग्र राष्ट्रवाद है। मतलब जो फांसीवाद था वो राष्ट्रवाद का नहीं, उग्र राष्ट्रवाद का प्रेरक था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसने उदारवाद, लोकतंत्र, साम्यवाद, व्यक्तिवाद, इसका हमेशा विरोध किया है, जबकि निरंकुशवाद, उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, पूंजीवाद, इन सभी का समर्थन किया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? फांसीवाद के प्रेरक हैं तो सही आंसर है राष्ट्रवाद, वो भी कैसा? उग्र राष्ट्रवाद। नेक्स्ट, राज्य ही राष्ट्र है तथा राज्य ही समाज है, ये किसका दृष्टिकोण है? देखिए मैंने हमेशा आपको बताया कि जो स्टेटमेंट किसी के द्वारा बोले जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आजकल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। देखिए राज्य ही राष्ट्र है और राज्य ही समाज है। ठीक है, ये किसका दृष्टिकोण है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, फांसीवाद। ठीक है, फांसीवाद में ये कहा गया है कि राज्य ही राष्ट्र है और राज्य ही समाज है। नेक्स्ट, यदि राज्य ही समाज रूपी शरीर है तो नेता उसका दिमाग है, ये किसका दृष्टिकोण है? ठीक है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, फांसीवाद। फांसीवाद में ये कहा गया है कि यदि राज्य ही समाज रूपी शरीर है तो उसका नेता उसका दिमाग है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, साथ में नाजीवाद भी दिया जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, पर आपको याद रखना है कि ये किसका स्टेटमेंट है? फांसीवाद का। नेक्स्ट, फांसीवाद दर्शन के बीज निम्न में से किसके चिंतन में दिखलाई देते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, हिटलर। ठीक है, फांसीवाद दर्शन के बीज किसके चिंतन में दिखलाई देते हैं? तो हिटलर के। देखिए जो मुसोलिनी था, मुसोलिनी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी किसकी? हिटलर की। ठीक है, तो हिटलर तो खुद ही एक बहुत क्रूर तानाशाह था, तो बिल्कुल उसी की तरह ही मुसोलिनी भी एक बहुत ही क्रूर तानाशाह था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फांसीवाद दर्शन के बीज थे वो हमको पहले ही हिटलर के चिंतन में दिखाई देने लगे थे। नेक्स्ट, फांसीवाद
एक दल का शासन है, सर्वाधिकारवाद का दर्शन है, मानवता विरोधी तानाशाही है, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। फांसीवाद जो है वो एक दल का शासन है, मतलब तानाशाही है, और सर्वाधिकारवाद का दर्शन है, साथ ही साथ मानवता विरोधी तानाशाही है। ये सभी बिल्कुल सही सेंटेंस है फांसीवाद को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट, आदेश, अनुशासन और सत्ता किसका नारा था? देखिए, नारा, स्टेटमेंट जो भी होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं, तो आदेश, अनुशासन और सत्ता किसका नारा था? ये पूछा भी गया है हाल ही में क्वेश्चन, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा सी, फांसीवाद। फांसीवाद का नारा है आदेश, अनुशासन और सत्ता। पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है। ये कथन किसका है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सही आंसर हो जाएगा सी, मुसोलिनी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए तो जनरली हमको नहीं आएगा, इसलिए मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस लेकर आती हूँ वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, मैंने अब सोचा है कि मैं आपके लिए लाइव वीडियोज़ करूँगी जिसमें आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी, लेकिन उस लाइव वीडियो के लिए अभी हमारे सब्सक्राइबर सिर्फ 16K हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 25K पर पहुंच जाए। जैसे ही 25K हो जाएंगे मैं अपने वीडियो को लाइव कर दूंगी और आपको सारे वीडियोस डिटेल में पढ़ाने लगूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फांसीवाद दल के स्वयंसेवक क्या पहनते थे? देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, काली कमीज। ठीक है, जो फासिस्ट दल था उसके स्वयंसेवक या जो सैनिक थे वो क्या पहनते थे? काली कमीज। यही रीज़न था कि इन्हें ब्लैक शर्ट, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें ब्लैक शर्ट दल भी कहा जाता था। नेक्स्ट, मुसोलिनी ने किसको सेना का अधिकारी नियुक्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डियाज। ठीक है, डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया था मुसोलिनी ने। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष कौन था? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मुसोलिनी। ठीक है, राष्ट्रीय निगम परिषद जो बनी थी इसका जो प्रधान था या इसका जो अध्यक्ष था वो मुसोलिनी था। और इसमें सदस्य की संख्या, अगर राष्ट्रीय निगम परिषद में सदस्य की संख्या पूछी जाए तो 500। ठीक है, कितनी थी? 500 थी। नेक्स्ट, मुसोलिनी ने रोम पर आक्रमण कब किया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी ने रोम पर आक्रमण किया। देखिए क्या हुआ था, 27 और 28 अक्टूबर 1922 को, ठीक है, लगभग 30,000 फासिस्ट ब्लैक शर्ट दल था जो उन्हें रोम में एकत्रित हो गए। और उस टाइम पे जो पीएम था वो थे लुइगी फेटा। ठीक है, उस टाइम पे जो पीएम थे उन्हें कहा गया कि आप अपने पद से इस्तीफा दो। और ये जो 30,000 लोग थे ये चाहते थे कि अब एक नई फासिस्ट सरकार का निर्माण होना चाहिए इटली में। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ, जब 28 अक्टूबर की सुबह को राजा, जो उस टाइम पे राजा था, राजा विक्टर एम्यूनुअल, इन्होंने क्या करा था, जो विक्टर इमैनुअल था उसने सरकार के फौजी कानून का निवेदन अस्वीकार कर दिया। अब क्योंकि फौजी कानून का निवेदन ही अस्वीकार हो गया तो इस कारण लुइगी फेटा को इस्तीफा देना पड़ गया। और मुसोलिनी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और क्या करा, अपनी सरकार बना ली। एक नई सरकार वहाँ पे बन गई जो फासिस्ट सरकार थी। तो आपको याद रखना है कि मुसोलिनी ने रोम पर आक्रमण कब किया? अक्टूबर 1922 को किया। अगर आपको डेट भी याद रखनी है तो 27-28 अक्टूबर 1922 में किया, जिसमें लुइगी फेटा ने इस्तीफा दिया और एक नई सरकार बन गई, किसकी? मुसोलिनी की सरकार। नेक्स्ट, जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण कब किया? देखिए ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1936। ठीक है, अब ये रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी क्या है? देखिए सबसे पहले ये जो था ये रोम बर्लिन धुरी थी। ठीक है, रोम बर्लिन धुरी, इसका गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, ये एक समझौता था। इस समझौते के आधार पर कहा गया था कि जो रोम और जर्मनी हैं
ठीक है, इटली और जर्मनी है, ये रूस के साथ किसी भी तरह के राजनीतिक समझौता नहीं करेगी। ठीक है, किसके साथ? रूस की यानी रशिया के साथ किसी भी प्रकार के राजनीतिक समझौते नहीं करेगी, ये इन लोग ने निश्चय किया था, क्योंकि रूस दोनों देशों के साम्राज्य विस्तार में बाधक बन रहा था। इसलिए रोम और बर्लिन ने क्या डिसाइड किया था, मतलब इटली और जर्मनी ने डिसाइड किया था कि रूस के साथ किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक समझौता नहीं किया जाएगा। फिर ये जो समझौता था इसमें जापान भी आके जुड़ गया। ठीक है, ये टोक्यो यानी कि जापान भी आके जुड़ गया, और फिर इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया रोम बर्लिन टोक्यो धुरी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि जापान कब आके जुड़ गया था, तो 6 नवंबर 1937 को आकर जुड़ गया था टोक्यो। ठीक है, उसने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये रोम बर्लिन, पहले ये सिर्फ रोम बर्लिन धुरी थी 1936 में, और बाद में ये रोम बर्लिन टोक्यो धुरी हो गई 1937 में। चलिए नेक्स्ट, मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण कब किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1935 में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर कब आक्रमण किया है, तो सही आंसर हो जाएगा 1935 में। ठीक है, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो मुसोलिनी था इसने एक ओबरा नामक एक पुलिस संगठन या व्यवस्था को गठित किया था, और ये जो संगठन था इसका काम सिर्फ ये देखना था कि कोई फासिस्ट के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। इसका पता लगाने के लिए ओवरा नामक, ठीक है, ओवरा नामक एक गुप्त पुलिस व्यवस्था थी। देखिए एक जगह पूछा गया है कि ओवरा क्या था, तो ओवरा एक गुप्त पुलिस व्यवस्था थी जो मुसोलिनी के द्वारा चलाई गई थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई फासिस्ट के विरुद्ध, जो फासिस्ट दल है उसके विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। तो ये जो दल था इसका यही काम था। नेक्स्ट, इटली में फासीवाद का अंत कब माना जाता है? इटली में फासीवाद का अंत कब माना जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 28 अप्रैल 1945। ठीक है, इटली में फासीवाद का अंत कब माना जाता है, तो 28 अप्रैल 1945। देखिए हुआ क्या था, 4 जून 1944 को मित्र राष्ट्रों ने इटली पर अधिकार कर लिया था, जिससे क्या हुआ था, इटली में फासीवाद का अंत हो गया था। ठीक है, फासीवाद का अंत कब हो गया था, जब मित्र राष्ट्रों ने इटली पर अधिकार कर लिया था। तो डेट कौन सी आ रही है, 4 जून 1944, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं 28 अप्रैल 1945। तो ये डेट इसीलिए है क्योंकि इस दिन जो मुसोलिनी है उसकी हत्या कर दी गई थी। जो मैंने आपको बताया 18 लोगों के साथ गोली मार दी गई थी मुसोलिनी को, तो इस दिन मुसोलिनी का अंत हुआ था। इसीलिए इस दिन माना जाता है कि इटली से फासीवाद का पूरी तरीके से सफाया तब हुआ जब मुसोलिनी की हत्या कर दी गई। तो आपको ये याद रखना, 28 अप्रैल 1945 को इटली में फासीवाद का अंत हो गया था। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 25 के कंप्लीट करना है हमारे सब्सक्राइबर, ताकि आपको लाइव वीडियोज़ मिल सकें और डिटेल में वीडियोज़ मिल सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।